एक्सटर्नल फॉल्ट्स के ऊपर एनालिसिस किया था, लेकिन हम लोग जो है एक पॉइंट के ऊपर पहुंचे थे कि हमारी जो डिफरेंशियल रिले है ना, ये थ्रू फॉल्ट्स के ऊपर जो है कभी कभी ऐसा होता है कि ये ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देती है। ठीक है, हालांकि जो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके मुताबिक इसको जो है वो थ्रू फॉल्ट्स के ऊपर ट्रिप सिग्नल जनरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ इंटरनल फॉल्ट के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन थ्रू ड्यू टू द अनवांटेड सर्कमस्टांसेस ये जो है थ्रू फॉल्ट्स के ऊपर भी ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने जो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम को जो है थोड़ा सा ऑल्टर किया है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है उस स्कीम को, और जिसके थ्रू जो है वो अपने ड्रॉबैक को जो है वो ओवरकम कर लेता है। ठीक है, वो मॉडिफिकेशन क्या है उसके सर्किट में, वो ये है कि आप क्या करते हैं जनाब, कि आप जो आपका सर्कुलेटिंग पाथ होता है, ठीक है, उसमें आप एक एडिशनल किस्म की जो है वाइंडिंग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ये वाली। ठीक है, ये वाइंडिंग अब सर्कुलेटिंग पाथ में आ गई। ठीक है, तो आपने क्या किया कि इस वाइंडिंग को जो है इसके हाफ नंबर ऑफ टर्न्स इस साइड पे कर दिए और हाफ नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो दूसरी साइड पे कर दिए, और इसको दरमियान से जो है वो जो हमने हमारा नॉर्मल जो डिफरेंशियल का प्रोसीजर है वो वहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिए। ठीक है, तो यानी जो इस तो पूरी कॉइल का नाम जो उसने रखा वो रखा रिस्ट्रेनिंग कॉइल। ठीक है, और एन आर बाई टू का मतलब ये है कि रिस्ट्रेनिंग कॉइल के जो आधे नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ए साइड पे हैं, और आधे नंबर ऑफ टर्न्स एन आर टू जो है वो बी साइड पे हैं। ए साइड जो है वो आपकी सी टी वन वाली साइड है, और बी साइड जो है वो आपकी सी टी टू वाली साइड है। इन्होंने एक और मॉडिफिकेशन क्या किया है कि एक जो है ना आपके सर्कुलेटिंग पाथ में भी उसने जो है वो कॉइल इंट्रोड्यूस कर दी है, और उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं टोटल उनको उसने एन एन नॉट का है, एन ज़ीरो। ठीक है जी, और क्लियरली यहाँ से मैं नज़र आ रहा है कि जिस तरह हम लोग पहले आई वन माइनस आई टू लेते थे, सेम यहाँ भी हो रहा है आई वन माइनस आई टू, करंट जो है वो स्पिल पाथ में से फ्लो होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है ना वो अभी भी उधर ही है, लेकिन हमने उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके तो जो इस रिले का एक ड्रॉबैक था उसको हमने ओवरकम कर लिया। तो ज़रा देखते हैं, अगर हाफ नंबर ऑफ टर्न जो है वो एक साइड पे हो जाए तो हाफ एक साइड पे हो जाए, तो जो दोनों का साइड पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, वो होगा एन आर बाई टू आई वन और एन आर बाई टू आई टू। ठीक है, तो जो टोटल आपके पास फ्लक्स होगा वो यही होगा, जारी सी बात है, आई वन प्लस आई टू इंटू एन आर बाई टू। अच्छा, अब ये जो कि हमने इसका नाम रखा हुआ है कि ये रिस्ट्रेनिंग कॉयल है, और इसका मतलब ये है कि ये रिस्ट्रेनिंग टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, वो किस तरह से रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी थ्रू फॉल्ट या फिर एक्सटर्नल फॉल्ट आता है तो उसकी वजह से जो करंट का मैग्नीट्यूड है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, और सीटी क्या करता है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, और फिर रिले जो है ना, ठीक है, और ड्यू टू द मिस मैच जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, वो कोई ना कोई जो है वो ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देती है। लेकिन अब क्या कर रहा है कि उसके अगेंस्ट हमने एक रिस्ट्रेनिंग कॉइल कर रख दी है। ठीक है, तो उस रिस्ट्रेनिंग कॉइल का जो टॉर्क है ना, ठीक है, जाहिर सी बात है टॉर्क जो है वो आपके फ्लक्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये उस टॉर्क की जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है, जैसा कि यहाँ नीचे फिगर में दिखाया गया है, ये फिगर है, उसने एक आपको एक बेसिक सा जो है ना स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि कॉइल है ना, ठीक है, इस कॉइल के ऊपर जो है वो हाफ नंबर ऑफ टर्न्स एन आर बाई टू यहाँ है, हाफ नंबर ऑफ टर्न्स जो है एन आर बाई टू ये है। ए पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर जो है वो सी टी टू से करंट आती है, और बी पॉइंट वो है जहाँ पर सी टी वन से जो है वो करंट आती है, जैसे कि आप ऊपर वाले डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं। ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है। ठीक है जी, और आपका फिर जो है वो ऑपरेटिंग कॉइल ये है। ठीक है, ये सी पॉइंट के ऊपर कनेक्शन है, और सी पॉइंट आपको पता है वो ये वाला पॉइंट पर लगा हुआ है, यहाँ पर ये वाला सी पॉइंट है। ठीक है जी, अब देखें, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि
जो एक ये वाला कॉइल टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और एक ये वाला टॉर्क जो है ना, एक और ये वाले कॉइल जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो जोन सा टॉर्क जो है वो ग्रेटर होगा, यानी अगर स्ट्रेनिंग कॉइल का जो टॉर्क है वो ग्रेटर देन ऑपरेटिंग कॉइल है, तो क्या होगा, रिले जो है वो ट्रिप सिग्नल जनरेट नहीं करेगी। लेकिन अगर ऑपरेटिंग कॉइल जो है वो रिस्ट्रेनिंग कॉइल के टॉर्क से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी रिले है वो ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगी। ठीक है, अब रिस्ट्रेनिंग कॉइल के साथ साथ आपके पास एक और जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। वो किस वजह से है, वो आपका इस स्प्रिंग की वजह से है। ये स्प्रिंग जो है वो मूवेबल कॉन्टैक्ट के साथ मिला हुआ है ना। ठीक है, यानी ये यहाँ इस कॉइल के इस कोर के ऊपर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से ये जो ऊपर वाली बार है ना, ये अट्रैक्ट होगी नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी तो ये ट्रिप कॉन्टैक्ट के साथ मिल जाएगी। अब इस वाली बार को जो है वो नीचे मूव करने से स्प्रिंग भी रोक रहा है। ठीक है, तो इस स्प्रिंग की जो है ना, जो इसकी अपोजिंग टॉर्क है वो भी स्ट्रेनिंग टॉर्क के साथ एड अप हो जाएगी। लिहाजा इस एड अप होने की वजह से आपके पास जो टोटल आ रहा है ना स्ट्रेनिंग टॉर्क, को ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये वो है ड्यू टू द कॉइल, और ये वो टॉर्क है विच इज ड्यू टू द स्प्रिंग। ठीक है, तो ये दोनों एड अप होके आपके रिस्ट्रेनिंग कॉइल, यानी ये वाला टॉर्क वो टॉर्क होगा जो कि इस वाली बार को डाउनवर्ड जो है वो अट्रैक्ट होने से रोकेगा। और यहाँ पर ये वो वाला टॉर्क है इस कॉइल में, ऑपरेटिंग कॉइल में वो वाला टॉर्क होगा जो कि इसको हेल्प करेगा नीचे आने में। ठीक है, इसको आप ऊपर एरो हेड कर सकते हैं और इसको आप नीचे एरो हेड कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली होगा वही जो जिसका टॉर्क जो है ना वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप फर्ज करें आपकी जो है वो ऑपरेटिंग टॉर्क, और सॉरी पहले ऑपरेटिंग टॉर्क को भी डिफाइन कर लेते हैं। ऑपरेटिंग टॉर्क उसने रखा हुआ है ये वाला डिफरेंस बिटवीन द दीज टू करंट्स। ठीक है, I1 माइनस I2 इंटू एन नॉट जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑपरेटिंग कॉइल की, एम जो है प्रोपोर्शनैलिटी या कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर फर्ज करें आपका ऑपरेटिंग टॉर्क और आपका जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है वो दोनों बराबर हो जाए, तो वो कौन सी सिचुएशन बनती है, वो ये वाली है। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आपका ऑपरेटिंग टॉर्क और स्ट्रेनिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें। ठीक है, जब आप इक्वेट करेंगे तो कुछ की चीज़ें जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो 2 उधर ही रहेगा, और इस इक्वेशन को यहाँ पर एन आर डिवाइडेड बाई एन नॉट कर दिया, एम एम से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने के लिख दिया, के इज इक्वल टू एन आर ओवर एन नॉट। ठीक है, एन आर जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं रिस्ट्रेनिंग कॉइल के, जो एन नॉट है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑपरेटिंग कॉइल के। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स जो कि फिक्स होते हैं, तो लिहाजा के इस वजह से कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में उसने जो स्प्रिंग की वजह से टॉर्क था ना के नॉट, उसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, के स्प्रिंग की वजह से जो है के नॉट को यहाँ इंक्लूड अगर आप करें तो ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब जरा इसके हम लोग करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इस सारे काम करने से हुआ बेसिकली क्या है। यहाँ देखिए वो कह रहा है कि अब आप जो है आपकी जो रिले है वो परसेंटेज डिफरेंशियल इसलिए बन रही है। ठीक है, कि वो बेसिकली जो है वो परसेंटेज है किस किस की, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉइल के और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल के। ठीक है, उसी की वजह से जो है वो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्लोप बन रही है, ये स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एन आर और एन नॉट के। ठीक है, इससे ही आप जो है ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ परसेंटेज अचीव कर सकते हैं। वो कहता है कि इससे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ट्रिप का है, और इससे नीचे वाले जो ये जो सेंटर वाली लाइन है इससे नीचे वाला हिस्सा जो है वो रिस्ट्रेन का है। ठीक है, अच्छा इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट। जितनी इसकी मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, हमने ये पिछले वो लेक्चर में देखा था कि ये वो करेक्टरिस्टिक है कि जो यहाँ से पिकअप हो रही थी ना, ये वाली वो लाइन थी जहाँ से पिकअप हो रही थी, जो ही ये लाइन आपकी इससे ऊपर क्रॉस करती थी तो आपकी रिले जो है ट्रिप सिग्नल जनरेट करती थी। लेकिन बाय द एडिशन ऑफ एडिशनल रिस्ट्रेनिंग कॉइल अब आपका जो है ये वाला ट्रिप करने का या रिस्ट्रेन करने का जो ग्राफ है ना, ये अब शिफ्ट हो गया है इस पॉइंट से। ठीक है, जो पहले आपकी मैक्सिमम पिकअप थी, ठीक है, वो उससे अब शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो अब ये वाला नीचे वाला डाउन वाला सारे स्ट्रेंड है, ऊपर वाला जो है वो ट्रिप का है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि आप इसकी स्लोप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं बाय दी
help of number of turns of the restraining coil and the ratio of between the number of turns of restraining coil and the operating coil. इस ग्राफ में हमें एक और वो चीज़ बता रहा है, वो ये बता रहा है, वो कह रहा है कि जो परसेंटेज डिफरेंशियल रिले है, ठीक है, इसका जो ग्राफ है ना, ठीक है, इंटरनल फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 200% है। इसका मतलब क्या है कि अगर तो फर्ज करें कि आपका एक्सटर्नल फॉल्ट हो रहा था ना, तो उसकी वजह से आपके पास एक स्लोप आ रही थी विच इज़ अबाउट, यहाँ पर इसने जो ग्राफ बनाया वो 25% का है, ठीक है, यानी कि आपकी जो है वो 25% स्लोप का मतलब ये है कि जो आपकी स्पिल करंट है, जो आपकी स्पिल करंट है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 25% ऑफ द थ्रू फॉल्ट करंट जो कि सर्कुलेटिंग पाथ में से फ्लो हो रही है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो आपका जो स्पिल करंट है वो 200 टाइम्स है, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मिनिमम फॉल्ट भी अगर इस सिस्टम के अंदर आता है तो वो उसको इसी तरह से फास्टली जो है वो पिक करेगी। अच्छा, इसको शायद आपको ये बात जो है वो इस तरह से ग्राफ से समझना आया। हम लोग जो है ना इसकी इक्वेशन के ऊपर आते हैं। वो कहते हैं कि जब फर्ज करें इंटरनल फॉल्ट अगर होता है ना, ठीक है, इस फिगर में जब फर्ज करें कि यहाँ पर जो है वो कोई इंटरनल फॉल्ट होता है, तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था इंटरनल फॉल्ट के केस में जो है जो करंट यहाँ से आता है, ठीक है, वो सीधा इधर चला जाएगा, तो आपकी जो I2 है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली जो है आइडियली तो उसको ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी करंट जो है वो इंटरनली जो है इस डिवाइस से ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। अगर ग्राउंड ना हो तो सारी सी बात है इस साइड पर करंट जो है वो बराबर होगी, तो आपका डिफरेंशियल रिले सिस्टम जो है वो सही तरह से वर्किंग करेगा। तो अगर सारी करंट जो है वो ग्राउंड होने की वजह से चूंकि इंटरनल फॉल्ट आ गई तो I2 जो है वो ज़ीरो हो जाता है ना, ठीक है। तो जब I2 आप इसको ज़ीरो कंसीडर करते हैं तो उस वक्त फिर आपकी इक्वेशंस जो है वो रीअरेंज हो जाएंगी। वो किस तरह से, वो कहते हैं कि फिर आपके पास जो स्पिल करंट था विच इज़ I1 माइनस I2, तो चूंकि I2 ज़ीरो हो गया ना इंटरनल फॉल्ट की वजह से, तो आपके पास जो है ना स्पिल करंट I1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जबकि आपका जो सर्कुलेटिंग करंट है, ठीक है, वो I2 के जीरो होने की वजह से I1 ओवर I2 हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास जो स्पिल करंट है इट इज़ 200 टाइम्स मोर दैन दी सर्कुलेटिंग करंट। अब 200% टाइम, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाया गया ना विच इज एक्सप्रेस्ड एज 200%, ठीक है। या फिर आप यूँ कह लें कि आपकी जो स्पिल करंट है इंटरनल फॉल्ट के केस में इट इज़ 2 टाइम्स ग्रेटर दैन दी सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है। तो ये ब्यूटी है इस परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम की कि ये इंटरनल फॉल्ट के लिए बहुत ही क्विकली पिक कर लेता है, जबकि एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए ये रिस्ट्रेन करता है। और ये कितना रिस्ट्रेन करेगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी जो है वो कॉइल लगाई हुई है रिस्ट्रेनिंग के रास्ते में, ठीक है। वो NR जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इसने कितना रिस्ट्रेन करना ट्रिप करना है सिस्टम। इसकी ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं, वो बहुत ऑब्वियस है कि आपके पास ये दो इनपुट वाली साइड है, ये एडजस्टमेंट है, ये स्लोप की एडजस्टमेंट है, यानी आपको रिले के ऊपर जो है वो कुछ बटन वगैरह अवेलेबल होंगे, और वो बटन जो है आपको सेट करने से आप सेट कर सकते हैं रिले को। अगर आप 1 पे रखते हैं तो उसका मतलब है आप 20% स्लोप अचीव कर रहे हैं। अगर आप इसको 2 पे करते हैं तो 30%, 4 पे 3 पे करते हैं तो 40% जो है वो आप अपना जो स्लोप है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी ऑपरेटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। अब ये अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन जो है ये आपके घरों में भी होती है, ठीक है, और बहुत सारी जो है वो और भी सिस्टम्स में अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन जो है वो हम लोग लगाते हैं। अब इसका बेसिक फिनोमिना क्या होता है कि आपके पास ये एक कोर है, ठीक है, और इस कोर के ऊपर आपने दो वाइंडिंग्स की हुई हैं, वाइंडिंग ए और वाइंडिंग बी। वाइंडिंग ए जो है वो आपके फेज के साथ कनेक्टेड है, और वाइंडिंग बी जो है वो आपकी न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। अब फर्ज करें कि आपका सिस्टम जो है वो ये उसका लोड है, ठीक है, ये लोड है आपका सिस्टम जो है वो, उसके अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई लीकेज नहीं है। तो क्या होगा कि जितनी फेज करंट जो है वो एंटर होगी उतनी ही न्यूट्रल करंट जो है वो यहाँ से लीव करके वापस चली जाएगी ना, इस रास्ते से। इस तरह से अपना करंट जो है वो अपना पाथ कंप्लीट करती है ना, यहाँ से होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कॉइल ए है उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और जो आपकी कॉइल बी है उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो दोनों
बराबर होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो चूंकि इन दोनों फ्लक्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से ये जो एक तीसरी कॉइल है ना, विच इज़ सी, ठीक है, अब इसके ऊपर जो नेट फ्लक्स है ना वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर नेट फ्लक्स ज़ीरो आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपने इस कॉइल को चूंकि रिले के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये रिले जो है वो किसी किस्म का कोई ट्रिप सिग्नल जनरेट नहीं करवाएगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे सिनेरियो की तरफ। फॉर एग्जांपल कि आपकी ये जो लोड है, ठीक है, ये किसी वजह से यहाँ इसकी जो चेसिस है वो ग्राउंड हो गई है, इसकी वाइंडिंग जो है इसकी चेसिस के साथ मिल गई है, और आपकी जो करंट है ना वो यहाँ से लीक होना शुरू हो गई है। तो जब करंट लीक हो ग्राउंड में चली जाएगी, इट मीन्स कि जितनी करंट जो है वो इस सिस्टम में एंटर हो रही है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो लीकेज की तरफ चला जाएगा, और कुछ पोर्शन जो है वो न्यूट्रल के थ्रू जो है वो वापस अपना पास कंप्लीट कर लेगा। अब देखें कि क्या जितनी करंट जो है वो फेज में से पास गुजर रही है, उतनी ही करंट न्यूट्रल में से गुजर रही है? नहीं। अब जो है फेज की करंट ज़्यादा है न्यूट्रल से, क्योंकि कुछ करंट जो है वो यहाँ से लीक हो गया और रिमेनिंग करंट जो है वो वापस इस पाथ के थ्रू चला जाए। इसका मतलब है कि इस कोर के ऊपर जो नेट फ्लक्स होगा, ठीक है, उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, और वो फ्लक्स जो है वो इस कॉइल के साथ लिंक करेगा, और ये कॉइल चूंकि आगे रिले के साथ कनेक्ट है तो ये रिले जो है वो ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो नोट करने वाली है, वो ये है कि जो फ्लक्स यहाँ पर लिंक कर रहा है, जो इसको रिले को ट्रिप करवा रहा है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, वो कैसे कि हमें ये देखना होगा कि कितनी करंट लीक हो रहा है, ठीक है, और क्या ये इतना करंट लीक हो रहा है कि जो आपके रिले की जो पिकअप वैल्यू है, ठीक है, उससे ग्रेटर हो जाए। ठीक है, तो अगर तो ये सब्सटेंशियल वैल्यू है, उसकी कोई नोटेबल वैल्यू है लीकेज करंट की, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर लीकेज करंट बहुत माइनर है कि जो यहाँ पर इन दोनों कॉइल्स का जो डिफरेंस है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो अगर इसकी मिनिमम जो इसका ऑपरेटिंग पिकअप वैल्यू है करंट की, उससे भी कम करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि बहुत माइनर जो है वो अर्थ लीकेज है, तो इसको आप नोटेबल नहीं कर सकते, और ये विद इन जो है वो लिमिटेशंस है, तो आपका सिस्टम जो है उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर आपका जो है वो करंट, जो लीकेज करंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो सिस्टम की बॉडी है, ठीक है, जो आपकी चेसिस है सिस्टम की, वो बिल्कुल ही उसकी इंसुलेशन ख़राब हो गई है, तो फिर जो है उस सूरत में आपका जो लीकेज करंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और उस लीकेज करंट के ज़्यादा होने की वजह से आपका जो रिले है वो फिर ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगा। इसी तरह से आपके थ्री फेज सिस्टम में भी है, ये थ्री फेज सिस्टम में भी इसी तरह से आपकी कोर के अंदर सारी फ्लक्सेस की वैल्यूज़ होंगी, रिटर्न पाथ होगा, और उन दोनों सबका डिफरेंस होगा। तो ये थ्री फेज सिस्टम भी बिल्कुल उसी तरह से आपके सिंगल फेज सिस्टम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन स्टार्ट करेंगे, विच इज़ चैप्टर 4। ठीक है जी, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि 6 तारीख से क्लासेस भी जो है वो ओपन हो रही हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग जो है वो ज़्यादा डिटेल से अपनी डिस्कशन किया करेंगे। ऑनलाइन तो सारे हम लोग जो है वो वन वे सॉर्ट ऑफ वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो इंशाल्लाह क्लास के अंदर जो है वो हम लोग टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी? जी सर। चलिए ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह अटेंडेंस लगा दूँगा, और 13 बच्चे हैं, अटेंडेंस में जी कर सर। देता हूँ।